बताओ। अरे भाई, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग होगा। सुनते भी हो मैं क्या कहती हूँ या नहीं? मैंने कहा प्राइवेट जॉब्स। और ये रिजर्वेशन किस में है? कॉन्स्टिट्यूशन किसको बैकअप देता है? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में। प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट में देता है क्या? नहीं देता। समझ आ रही है ये चीज? और मैंने पहली ही लाइन में आपको क्या बोला? हरियाणा गवर्नमेंट जो है, या हरियाणा के अंदर 75% प्राइवेट जॉब्स जो है वो यहाँ के लोगों के लिए रिजर्व्ड हैं। तो कोई प्रॉब्लम है इसके अंदर? क्योंकि आप इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात या आप रिजर्वेशन की बात कहाँ पे कर रहे हो? पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में कर रहे हो, प्राइवेट सेक्टर के अंदर नहीं कर रहे। क्लियर है इतनी बात? अब लिखो 16(4) का बी, आर्टिकल नंबर 16(4)(b). 16(4) क्या था? 16(4)(a) क्या था? 16(4)(b) क्या है? बैकलॉग का। ठीक है, बैकलॉग का तो मतलब समझते होंगे हम। बैकलॉग वैकेंसी जो होती है, नहीं समझते? नहीं समझते? हाँ हाँ बिल्कुल, कॉन्फिडेंस के साथ हाथ उठाओ, इसमें क्या गलत है भाई? हाँ नीलम। बैकलॉग में चली जाती हैं? बैकलॉग हो जाती है? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखो सुनो, 1000 पोस्ट निकाली आपकी यूपीएससी ने। ठीक है, कितनी? 1000 पोस्ट निकाली आपके यूपीएससी ने। इस 1000 पोस्ट में से 500 जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है। फॉर एग्जाम्पल बोला है मैंने, 500 जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए। रिजर्व कैटेगरी के अंदर आप SC ST OBC सारा रिजर्वेशन ले लो। 500 या 50% से ज्यादा की कैप नहीं, 50% से ज्यादा क्रॉस नहीं करना। तो नॉर्मल एक हम एग्जाम्पल लेते हैं जिसके अंदर आपके यूपीएससी ने 1000 वैकेंसीज निकाली है, जिसमें 500 वैकेंसीज जो है वो आपके अनरिजर्व पोस्ट के लिए है और 500 जो है आपके रिजर्व पोस्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल ये 500 वैकेंसी के अंदर 500 की 500 आपके भर गई। ठीक है, ये 500 वैकेंसी के अंदर लोग जो मिले वो आपके कितने मिले? सिर्फ और सिर्फ 300। बाकी की जो 200 पोस्ट है ये क्या रह गई? ये वेकेंट रह गई। क्या रह गई? वेकेंट रह गई, खाली रह गई 200 पोस्ट। ठीक है, अब क्या होना चाहिए लॉजिकली इन 200 पोस्ट का? दूसरी साइड दे देनी चाहिए, वहां पे और कैंडिडेट हैं अभी तो। खाली छोड़ने से तो बेटर है। अब एक बार जरा आप अपना हिस्टोरिकल बैकग्राउंड याद करो। ठीक है, आपको लगता है फिर अगर ये सीट्स जो हमने छोड़ दी और ये अनरिजर्व्ड वाले पोस्ट को दे दी तो उसके बाद में लोग आगे आएंगे भी? आप उन सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड की बात कर रहे हो जिनको सोसाइटी ने आगे आने नहीं दिया। क्या गवर्नमेंट इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ के बारे में सोचेगी? ठीक है, आप कहने के लिए वैकेंसी वहां के लिए रिजर्व कर रहे हो और फाइनली उनको मिले ही नहीं वो वैकेंसी, उनको वो सीट मिले ही नहीं जो आप रिप्रेजेंटेशन देना चाहते हो, जो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन करना चाहते हो। कोई फायदा होगा फिर इस चीज का? जो फायदा आप पहुंचाना चाहते हो, जो फायदा स्टेट पहुंचाना चाहता है सारे लोगों को, सोसाइटी को, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड को, क्या उस चीज के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन होगा? फिर नहीं होगा। तो अल्टीमेटली ये जो पोस्ट है ये किसको ही जाएंगी? SC ST को ही जाएंगी। और बैकलॉग का मतलब होता है कि अब ये 200 पोस्ट जो है ये बैकलॉग की पोस्ट हो गई। नेक्स्ट ईयर फिर से 1000 सीट्स निकाली है यूपीएससी ने, तो 500 सीट्स किसकी है? अनरिजर्व्ड की। और आपके 500 सीट्स किसकी है? अनरिजर्व्ड की। प्लस 200 वैकेंसी जो है वो आपकी क्या है? बैकलॉग की। क्लियर है? कौन सी है? बैकलॉग की। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था ये बैकलॉग की जो वैकेंसीज हैं वो 3 साल तक कंटिन्यू रहेंगी, देन उसके बाद में क्या हो जाएंगी? इनको मर्ज कर देंगे। ठीक है, 3 साल तक। अगले साल वापस से SC ST से ही भरी जानी है, उनकी वैकेंसी और ज्यादा हो गई, फिर
आपके SC ST से ही भरी जानी है, जो भी रिजर्वेशन कैटेगरी है उससे भरी जानी है, ठीक है। उसके बाद और फिर उसके बाद नहीं कंटिन्यू करना है इसको। लेकिन बाद में गवर्नमेंट ने इसको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल सेटअप देके बैकअप देके ये चीज बना दी कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट के थ्रू कि नहीं, बैकलॉग वाली जो वैकेंसीज है वो आपके कंटिन्यू रहेंगी। जब आप 1000 पोस्ट की बात कर रहे हो, उसके अंदर से जितना % रिजर्वेशन दे रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 15% रिजर्वेशन मिलता है SC को, 7.5% रिजर्वेशन मिलता है ST को, 27% रिजर्वेशन मिलता है OBC को। क्लियर है? तो ये सीट्स इन्हीं के कैंडिडेट से भरी जाएंगी। क्लियर है ये बात? ये सीट्स इन्हीं के कैंडिडेट से भरी जाएंगी। आगे जाते 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 भी बैकलॉग इकट्ठा होता जाएगा, तब भी जनरल कैंडिडेट से या अनरिजर्व कैंडिडेट से आप वो सीट नहीं भरोगे। नहीं तो आपका ओवरऑल जो ऑब्जेक्टिव था वो कंप्लीट नहीं होने वाला। समझ आ रहा है? एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन जो आप देना चाहते थे, वो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन आप सोच के देखो, फिर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होगा क्या? ये एक्स्ट्रा खाली 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 इधर मिलती गई तो एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन होगा? कभी भी नहीं। फिर हमको इसको और कंटिन्यू रखना पड़ेगा। तो इससे बेटर है एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन हो जाए, ताकि ये सारा सिस्टम जो है इक्वल हो जाए, सोसाइटी इक्वल हो जाए। तो हमको ये बैकलॉग वाला सिस्टम देना पड़ेगा। क्लियर है? ये कौन से आर्टिकल के अंदर है? 16(4)(b) के अंदर लिखो। एडेड बाय 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000। चलेगा क्या? ट्राई चल गया। हाँ, एडेड बाय 81st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2000 protecting the reservation for SC and ST, protecting the reservation for SCs and STs in the backlog of vacancies, in the backlog of vacancies, in the backlog of vacancies। क्लियर है? ठीक है। अब आते हैं हम 16(5) पे और 16(6) पे। 16(5) जो है वो सिंपल सी बात बोलता है, कोई भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन अगर है तो उसके अंदर गवर्निंग बॉडी में अगर मेन हेड जो है कोई पर्टिकुलर रिलीजन का ही होना चाहिए या कोई पर्टिकुलर संप्रदाय का ही होना चाहिए, डिनोमिनेशन का ही होना चाहिए, तो गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। पहले लिखो फिर मैं समझाती हूँ। 16 का क्लॉज 5, ठीक है। 4 खत्म हुआ, अब 16(5). A law can provide that an office related लिख लो, an office related to a religious or denominational institution or a member of its governing body should belong to the particular religion or denomination, और डिनोमिनेशन मतलब संप्रदाय, रिलीजन धर्म या संप्रदाय। क्या कह रहा है ये आर्टिकल? देखो जरा पढ़ के। कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसकी रिलीजियस आइडेंटिटी है या कोई डिनोमिनेटेड आइडेंटिटी है, तो वहां पे कोई हेड जो है वो पर्टिकुलर एक रिलीजन का है, तो ये काम चल सकता है। इस लॉ की, इन सब लॉ की कोई भी बात जो है इस बात के लिए मना नहीं करेगी, क्योंकि आप डिस्क्रिमिनेशन रोकने की बात कर रहे हो, आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, तो ऐसी सीट्स का रिजर्वेशन भी किया
जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई मुस्लिम संप्रदाय का कोई इंस्टीट्यूशन है तो उसके अंदर गवर्निंग बॉडी के अंदर जो हेड बनेगा वो एक मुस्लिम ही बने, ठीक है। तो इस बात के लिए कोई भी मनाही नहीं है, क्लियर है ना, इस बात के लिए कोई मना नहीं है। इस आर्टिकल की कोई भी बात इस तरीके के कानून बनाने के लिए नहीं रोकती है। आर्टिकल नंबर 16 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 के अंदर वही कौन सा रिजर्वेशन, ईडब्ल्यूएस, ठीक है। 15 का भी 6 आपने ऐड किया था और 16 में भी 6 ऐड किया था। 15 के 6 के अंदर आपने क्या बोला था, 15 क्लॉज 6 में ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात की थी, कहां पे, इंस्टीट्यूशन के अंदर। और 16 के 6 में आप किसकी बात कर रहे हो, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन की बात कर रहे हो, जॉब्स में या एम्प्लॉयमेंट में, ठीक है, जॉब्स में या एम्प्लॉयमेंट में। लिखो 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था वो भी 2019। तो ये भी कौन सा है, दोनों एक ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आपके ऐड किए गए थे। दैट इज, विशाल देख लेना लिखना कैसे है, 2019 103rd कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट 2019। लिखो जरा, empowers the state to make various provisions for reservation in appointments of member of economically weaker sections of society, in appointments of members of economically weaker sections of society to government jobs या गवर्नमेंट पोस्ट, जो लिखना चाहो, ऑफ सोसाइटी टू गवर्नमेंट पोस्ट, ठीक है। हाँ जी, आपने क्रीमी लेयर वाली मेरी रिक्वायरमेंट सुनी थी, क्रीमी लेयर वाली क्या क्या थी, इनकम, एनुअल इनकम कितना, 8 लाख से ज्यादा, 1000 स्क्वायर फीट का फ्लैट हो, ठीक है। तो इससे कम कर लो, इससे कम वाली जो रिक्वायरमेंट है दैट इज फॉर ईडब्ल्यूएस, ठीक है। उतना नहीं है ये तो लिखने की जरूरत नहीं है हमको, ये रिक्वायरमेंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। लिखना है क्या, याद नहीं है हमको, वैसे भी एनुअल इनकम 8 लाख से कम, ठीक है। और एग्रीकल्चरल लैंड 5 एकड़ से कम, वहां ज्यादा तो 5 एकड़ से कम। और अगर अर्बन एरिया है तो कितना स्क्वायर फीट का, 1000, ठीक है, फ्लैट इतना। और कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिसर कोई होना चाहिए क्या घर में, नहीं, अगर है तो उस कैटेगरी में आप बिलोंग नहीं करते, फिर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन नहीं हो। हालांकि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन। आप 8 लाख वाले एनुअल इनकम वाले पर्सन को इतना एबल समझते हो कि वो टैक्स पे करे, कि वो इनकम टैक्स पे करे, ठीक है, ध्यान से सुनना। इवन आप 7 लाख 6 लाख वाले पर्सन को भी इस एबल समझते हो। एक इकोनॉमी वाइज इस देश के अंदर जो आईटी एक्ट है उसके अंदर उस पर्सन को इस एबल समझा गया कि वो इनकम टैक्स दे, और दूसरी तरफ पॉलिटी के अंदर उसको आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मान रहे हो। क्या कॉन्ट्राडिक्शन है, कॉन्ट्राडिक्शन है। अगर आप 8 लाख की लिमिट कर रहे हो तो फिर आप यहाँ पे भी 8 लाख की लिमिट कर सकते हो। तो ये बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है आपके पॉलिटिकल वाइज देखा जाए तो और इकोनॉमिकली वाइज देखा जाए तो। क्लियर है, समझ आई मेरी बात जो मैंने बोली, या ज्यादा हो गई, हो गई, ठीक है। अब देखो जरा, हाँ बोलो, किसी भी सिटीजन क्या होता है,
मतलब मैं समझी नहीं, सिटीजन तो सिटीजन होता है, किसी भी सिटीजन क्या होता है? हाँ, इंडिया के सिटीजन के लिए है। क्या मना कर दिया? ईडब्ल्यूएस का 10%। उस टाइम क्यों मना कर दिया गया था? पीवी नरसिम्हा राव ने जो दिया था वो क्यों मना कर दिया? उन भाई साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नहीं किया, तो जुडिशरी ने कहा देना पॉसिबल नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड को ही दिया जा सकता है, इकोनॉमी जो है वो आपके ग्राउंड नहीं है। यहाँ पे सरकार जो थी, सुन तो लो, यहाँ पे सरकार थोड़ी इंटेलिजेंट थी, सरकार ने ये इकोनॉमी वाला जो क्लॉज है ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ही लिख दिया। क्या कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू आपने लिखा ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन? 15 में क्लॉज 6 ऐड किया, 16 में क्लॉज 6 ऐड किया। अब सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा तो कोर्ट क्या चेक करेगा कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग आप ठीक कर रहे हो या नहीं कर रहे, और इस बार कोर्ट को ये चीज दिख जाएगी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि हाँ भाई आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया है तो आपकी बिल्कुल पावर है, तो आप ये प्रोवाइड कर सकते हो। क्या क्लियर है? और सोचो एक बार, मतलब अगर डाउट नहीं क्लियर हुआ है तो सिटीजन ये वो क्लियर है, ठीक है। अब आप बताएंगे 10% जॉब का जो रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को है, इसके लिए अगर आपके पास क्वेश्चन आए तो क्या बोलो? इसको क्रिटिसाइज करने के लिए नहीं बोल रही मैं, इसको फेवर करने के लिए नहीं बोल रही मैं, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करने के लिए बोल रही हूँ कि आप मेरे को एक पॉइंट अच्छा बता दो, एक पॉइंट बुरा बता दो और अपना आंसर बता दो। और क्या कॉम्प्लिकेशंस? अरे सोचो तो सही। चलो कॉम्प्लिकेशन मैं ही बता देती हूँ आपको, ठीक है। सबसे पहली बात, इससे इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से एससी एसटी को अलग किया गया, ठीक है। इसके अंदर आप एससी एसटी की बात नहीं करते हो। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है, ये कुछ कॉन्ट्राडिक्शन है या ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको लेके आप क्रिटिकली एग्जामिन कर सकते हो। पहली बात, एससी एसटी को अलग किया गया, तो एक कॉन्स्टिट्यूशन वाइज इसके ऊपर एक सस्पेक्ट उठ सकता है, ठीक है। मैं नहीं कह रही कि अभी जो भी मैं बोल रही हूँ आपको सही मानना है, आपको सही बात भी बोलनी है और आपको गलत बात भी बोलनी है कि फेवर में आप क्या कह सकते हो और अगेंस्ट में आप क्या कह सकते हो। क्लियर है इतनी बात? पहली बात तो ये। सेकेंड चीज, इकोनॉमी बेस होना चाहिए क्या? हमने तो हिस्टोरिक बैकग्राउंड के बेसिस पे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया था, इकोनॉमी के बेसिस पे रिजर्वेशन होना चाहिए क्या? नहीं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं कह रहा था आपका ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। नंबर थर्ड, आपने 15% दिया एससी को, 7.5% दिया एसटी को, 27% दिया ओबीसी को, फिर 10% दे दिया ईडब्ल्यूएस को। क्या 50% कैप आपकी क्रॉस हो गई? हो गई? अब बताओ जरा क्या क्या? कैसे? रिजर्वेशन का मतलब रिजर्वेशन होता है आप किसी भी कैटेगरी को दो, सीट रिजर्व कर देना मतलब सीट रिजर्व कर देना। टेन परसेंट सीट मैंने अलग से रिजर्व की है। रिजर्वेशन मतलब रिजर्वेशन होता है, सीट रिजर्व करने का मतलब सीट रिजर्व करना होता है। इसकी बात किसी को समझ में आई क्या वैसे? इसने कंफ्यूज, अरे कैसे बैठेगा, मैंने बोला तो। सारी भर गई तो भर गई, कैसे आएगा? डबल रिजर्वेशन नहीं प्रोवाइड कर रहे आप, ठीक है। एस सी एस टी रिजर्वेशन अलग है, और मैं आपको जब ये बात कह रही हूं कि 10% ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन में आप एस सी एस टी ओबीसी को इंक्लूड नहीं कर रहे हो,
10% इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इज फॉर अपर क्लास, ठीक है। ये रिजर्वेशन किसको मिला है? अपर क्लास को मिला है, ये लोअर क्लास को रिजर्वेशन नहीं है। तो आप कैसे सोच सकते हो कि SC ST की सीट भर गई तो वहां से फिर यहाँ पे ट्रांसफर कर दो? कैसे पॉसिबल है? समझ आ रही है? अरे हाँ या ना? मैम ज्यादा हो गया, दिमाग खराब। मैं आपसे क्वेश्चन सिर्फ इतना पूछ रही हूँ, EWS को लेके, रिजर्वेशन को लेके आप कुछ अच्छी बातें बताओ कि ठीक है ये, और ये या गलत है, क्या लगता है हमको, सही है गलत है? 10% EWS रिजर्वेशन आपने प्रोवाइड कर दिया, 10% EWS रिजर्वेशन फॉर अपर क्लास, अपर क्लास, क्लियर है? इसमें SC ST इंक्लूड नहीं है, ये इकोनॉमी के बेसिस पर है, और ये 50% की कैप को आपके लिमिट को क्रॉस कर देगा। सही है गलत है? चलो बताओ। ठीक है, ठीक है, नहीं है। कैप का कोई सीन नहीं, और कैप का सबसे बड़ी बात तो ऑर्डिनरी मतलब आप स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ये कर सकते हो, तो वो तो एक मामला जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर है कि 50% कैप को आप बेसिक स्ट्रक्चर मानोगे या नहीं। तो चलो 50% कैप का तो मेरे को इतना एज सच कोई इशू नहीं लग रहा, ठीक है, एज सच कोई इशू नहीं लग रहा। और पॉजिटिव पॉइंट्स? अरे कुछ तो बोल दो। अब बोल दो, खुशी के मारे बोल दो। हाँ, ये तो पॉलिसी के दिक्कतें रहेंगी, ये तो गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर है कि वो कैसे काम पॉलिसी को राइट बनाए, ठीक है। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 मामला गया सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्लियर सी बात बोली सुप्रीम कोर्ट ने, डुअल रिजर्वेशन जो है वो अलाउड नहीं होना चाहिए। तो ठीक बात है अगर ये SC ST को इंक्लूड नहीं करता तो, क्योंकि डुअल रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। सेकेंड चीज बोला कि पॉलिसी बनाई है, पॉलिसी बना के कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया है, तो लीगली ये चीज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब पॉजिटिव पॉइंट आप जो लिखोगे वो ये लिख सकते हो, पहली बात तो ये रिलीजन न्यूट्रल है। क्या EWS का रिलीजन न्यूट्रल होना अच्छी बात है? अच्छी बात है, ठीक है। ये सारी अपर क्लास की बात कर लेगा या फिर ये सारे अनरिजर्व कैटेगरी की बात कर देगा, लेकिन रिलीजन बायस्ड नहीं है, तो ये इसकी अच्छी बात है कि ये रिलीजन न्यूट्रल है। सेकंड चीज जो है, इससे जो बहुत बड़ा डेटा सामने आएगा आपके सामने, दैट इज रिजर्वेशन का जो स्टेन है, ये पूरा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है। एक पर्सन जो रिजर्वेशन का फायदा लेके आपके गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जा रहे हैं, बहुत सारे नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के भी डेटा ऐसे कहता है, और बहुत सारे गवर्नमेंट के डेटा भी ऐसे कहते हैं कि उन पर्सन को ह्यूमिलिटी होती है इस बात से, जब दूसरा जनरल का पर्सन ये बोलता है कि ये कम नंबर से यहाँ पर आया है। वो एक बार की बात थी कि उसने एंट्री ली, एंट्री लेने के बाद में आगे के जितने साल वो उस जॉब को देगा, उसको हर दिन ये चीज फेस करनी पड़ती है, या हर दिन ये चीज सुनना पड़ता है कि आप रिजर्वेशन की बदौलत यहाँ पर हो। तो अब ये चीज नहीं होगी, अब ये चीज खत्म हो जाएगी, क्योंकि अब एक रिजर्व कैटेगरी का बंदा एक नॉर्मल कैटेगरी वाले को भी बोल सकता है कि तुम भी रिजर्वेशन की वजह से यहाँ पर हो। क्लियर है?
तो ये माइंडसेट जो है ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और ये सोसाइटी के लिए अच्छा है। सेकंड चीज, अगर इसको क्रिटिसाइज करना हो तो पहली बात पे जो इसको क्रिटिसाइज किया जाता है वो ये है कि रिजर्वेशन हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पे दिया गया था। रिजर्वेशन कोई पॉवर्टी एलिवेशन की स्कीम नहीं है। आपको अगर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को बेनिफिट पहुंचाना था तो आप इनके लिए बहुत सारी स्कीम लॉन्च कर सकते हो, इनके लिए बेटर स्कूल्स बना सकते हो, इनके लिए बहुत सारी पॉलिसी वाइज जो है, प्रोग्राम्स वाइज जो है वो काम किया जा सकता है, क्योंकि रिजर्वेशन का अपना एक बेसिस है। और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या डिसाइड किया था, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्डनेस। और अगर इस तरीके से सबको रिजर्वेशन मिलता रहा तो एक दिन रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। क्लियर है? तो ये चीज इसका नेगेटिव पॉइंट बोला जा सकता है। इसको क्रिटिसाइज किस बेसिस पे करोगे आप, कि ये कोई गरीबी मिटाने का, रिजर्वेशन जो गरीबी मिटाने का कोई कार्यक्रम नहीं है। आप अगर आपको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को डील करना है गवर्नमेंट को, तो वो पॉवर्टी एलिवेशन की बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है उनके थ्रू कर सकती है। और पॉजिटिव पॉइंट इससे क्या है कि एक तो ये क्या है, रिलीजन न्यूट्रल है, पॉलिसी बनाई है बकायदा सरकार ने, तो इसके अंदर लीगल कोई आपके मुद्दा नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन वाइज ये बिल्कुल राइट है। और थर्ड चीज क्या है इसके अंदर, कि रिजर्वेशन के जो स्टेन है वो आपके रिमूव हो जाएंगे सोसाइटी से। क्लियर है? रिजर्वेशन धीरे धीरे सबको दे देना, धीरे धीरे इसको दे देना, इसको दे देना, इसको दे देना, मतलब रिजर्वेशन एक टाइम एक पॉइंट के ऊपर रिजर्वेशन खत्म। समझ आ रही है ये बात? अरे लिख लोगे या नहीं लिखोगे? ठीक है, लिख लोगे ना, ठीक है। अब इसके बाद में हमारा 16 का क्या हो गया, क्लॉज 6 जो है वो हो चुका है, ये लिख ही लो। एक काम करो, इसके अंदर जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये लिख लो। शाश्वत क्लियर है? ठीक है। जनहित अभियान वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2023 के अंदर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, नंबर 1, अवॉइड डबल रिजर्वेशन, अवॉइड डबल रिजर्वेशन। अवॉइड डबल रिजर्वेशन। नंबर 2, constitution amendment is done so policy is right, constitution amendment is done so policy is right। भाई पार्लियामेंट की पावर है ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करना, तो पार्लियामेंट ऐसा कर सकती है, इस पॉलिसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, और सही तरफ और गलत तरफ लिखना है अगर, तो एक दो पॉइंट लिख लो पॉजिटिव पॉइंट्स में। EWS is religion neutral, EWS is religion neutral। पॉजिटिव में ही दूसरा पॉइंट लिख लो, stain of reservation might go away, stain of reservation might go away, might go away। एंड क्रिटिसाइज करना होगा तो एक चीज बोल देंगे हम, रिजर्वेशन इज नॉट अ पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम, रिजर्वेशन इज नॉट अ पॉवर्टी एलिविएशन, पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम। एंड नेगेटिव पॉइंट में एक और चीज लिख लो, रिजर्वेशन फॉर ऑल मीन्स रिजर्वेशन फॉर नन, रिजर्वेशन फॉर ऑल मीन्स रिजर्वेशन फॉर नन, मीन्स रिजर्वेशन फॉर नन। ठीक है, क्लियर है? अब कौन सा आर्टिकल, अभी तक कितने आर्टिकल पढ़ चुके हैं हम, 14, 15, 16। ठीक है, अब कौन सा है, 17। 17 सिंपल है, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। हाँ, क्या समझ आते, क्या हुआ, बातचीत कैसे करने लग गए हम?
हाँ, क्या समझ आता है आर्टिकल 17? को अबॉलिश कर दो, बस इतनी ही बात है, ठीक है। आर्टिकल 14 को मैं एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट कह सकती हूँ क्या? यस मैम। एक ही बच्ची बोल रही है, ध्यान से सुनो दोबारा से मेरा क्वेश्चन। हाँ, जितने लोग ध्यान नहीं दे रहे फिर डाउट होगा हमको, तो पहले हम सुन ले क्या कर रहे हैं। लिख लिया, बोलूं मैं? हाँ, देखो जरा, आर्टिकल 14 पढ़ा हमने, क्या एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है? हाँ है। एक बच्ची ने हाथ खड़ा किया था। मैं आर्टिकल 14 की बात कर रही हूँ। हाँ है। हाँ है। क्या? हाँ है बोल के कुछ नहीं बोल रही हो। महेश है, ठीक है, महेश का कहना है आर्टिकल 15 क्या एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है? अच्छा, आर्टिकल 14 नहीं है एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। अरे हाँ और नहीं को एक साथ मत बोला करो, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। नहीं है, बस नहीं है। नहीं है नीलम। मैम कुछ समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो। क्यों, कल नहीं थी क्लास के अंदर? कल नहीं थे आप क्लास के अंदर? ये लड़की सच कह रही है, ये नहीं थी क्लास के अंदर कल? तो क्लास मिस मत करो, पहली बात तो फंडामेंटल राइट्स तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हाँ भाई नहीं है। और क्यों नहीं है? हाँ, नहीं नहीं, अरे तो सबसे पूछूंगी। हाँ, फीचर है फंडामेंटल राइट का कि एब्सोल्यूट नहीं होते हैं, क्वालिफाइड होते हैं, इसलिए आर्टिकल 14 आपके क्या नहीं है। हाँ, इतना सा आंसर बोलना था। गवर्नर को दिया ना स्पेशल प्रिविलेज। लीगल प्रोसीडिंग नहीं, क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं, दिया ना वहां पे। कहाँ इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात है, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात है। कुछ कुछ क्लासेस को स्पेशल प्रिविलेजेस दे रहे हो या नहीं दे रहे, एक्सेप्शन है उसके या नहीं है? है तो इसका मतलब वो एब्सोल्यूट नहीं है। आर्टिकल 15 एब्सोल्यूट है क्या? एब्सोल्यूट है क्या? रिजर्वेशन दिया ना आपने, ठीक है। बाकी सबके लिए पॉलिसी बनाने की बात की ना आपने, तो ये एब्सोल्यूट नहीं है। 16 एब्सोल्यूट है क्या? नहीं है। लेकिन आर्टिकल 17 जो है वो एक बिल्कुल एब्सोल्यूट आर्टिकल है। जब इसने बोल दिया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, तो मतलब अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अगर अनटचेबिलिटी मतलब अस्पृश्यता, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जिसका आपको पता है कि लोअर क्लास जो है उनको आपके टच करना या ये करना, वो सारी चीजें अलाउड नहीं थी, कि आप पानी में नहीं ले सकते, आप पानी नहीं ले सकते यहाँ से, आप इस रास्ते से जा नहीं सकते, ये सारे जो बैकग्राउंड हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, इन सब का ये हमने निकाला तोड़ की अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। और किसी भी फॉर्म में अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है। यहाँ पे कोई एक्सेप्शन इसका नहीं है कि हाँ भाई इतनी सी अनटचेबिलिटी हो तो अलाउड है, इतना ज्यादा हो तो अलाउड नहीं है। नहीं, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है तो नहीं है इस देश के अंदर। क्लियर है इतनी बात? तो ये एक एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है। आप प्रीचिंग कर रहे हो, आप किसी को इंसल्ट कर रहे हो, प्रीचिंग करना मतलब समझते हो ना? उपदेश देना समझते हैं, दैट इज प्रीचिंग। ठीक है, प्रीचिंग करना, उपदेश देना, या फिर आप उस चीज को सही बता रहे हो, आप कर नहीं रहे हो, आप किसी के साथ अनटचेबिलिटी वाला बिहेवियर नहीं कर रहे, आपके पास वाला पर्सन कर रहा है और आप उसको सही बता रहे हो कि नहीं नहीं ये बिल्कुल सही बात है, ऐसा करना सही है, तब भी आप अनटचेबिलिटी कर रहे हो। ठीक है, तो अनटचेबिलिटी किसी भी फॉर्म में किसी भी डिग्री में अलाउड
नहीं है। इसके लिए एक कानून का नाम आपने सुना हो, दैट इज एट्रोसिटीज एक्ट या SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। सुना है हमने? कहाँ सुना है? मैंने सुनाया था। कहानी सुना रही हूँ मैं? मैंने सुनाया था? कहानी सुना रही हूँ क्या मैं? हाँ, क्या है इस एक्ट के अंदर? अभी 1 महीने पहले की दिल्ली में एक घटना हुई है जिसके अंदर एक, अब मेरे को उसका कैटेगरी नहीं पता देखो, लेकिन SC या ST कैटेगरी का पर्सन आपके पुलिस स्टेशन के पास जाता है और पुलिस स्टेशन में वो FIR लिखवाने जाता है 4 लोगों के खिलाफ कि इन्होंने अनटचेबिलिटी या इन्होंने इस तरह का एट्रोसिटीज जो है SC/ST को लेकर वो किया है। ठीक है, जो पुलिस है वहां पे वो उसकी FIR लिखने से मना कर देता है। क्लियर है? वो FIR लिखने से मना कर देता है। अब वो फाइनली मजिस्ट्रेट के पास जाता है कि इस पुलिस वाले पे एक्शन लो, ये मेरी FIR नहीं लिख रहा है। क्लियर? मजिस्ट्रेट मना कर देता है। मजिस्ट्रेट कहता है मैं ऐसा एक्शन नहीं ले सकता क्योंकि पहले डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होगी उसकी, जब जिसमें प्रूव होगा कि उसने FIR लिखने से वैलिड ग्राउंड्स के ऊपर आपकी FIR थी लेकिन उसने नहीं लिखी। तो पहले डिपार्टमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरे पास एक्शन लेने का कोई अथॉरिटी अभी नहीं है। ठीक है, वो पर्सन फिर कोर्ट जाता है और कोर्ट के अंदर फिर इस बात को सही ठहराया जाता है कि बिल्कुल पहले डिपार्टमेंटल आपकी इंक्वायरी होगी, देन उसके बाद में क्या होगा, देन उसके बाद में डिसाइड किया जाएगा कि FIR, तब मजिस्ट्रेट कोई भी एक्शन वहां पे ले सकता है। ठीक है, अभी 1-1.5 महीने पहले की ये न्यूज है। तब भी बहुत ज्यादा SC/ST एक्ट को लेकर हुआ था। और आपको अगर ध्यान हो तो कुछ सालों पहले SC/ST एक्ट को लेकर बहुत बड़ा हंगामा हुआ था हमारे देश के अंदर, जिसमें एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर कुछ चीजें चेंज की गई थी। वो ये था कि इस एक्ट के अंदर जब भी कोई अनटचेबिलिटी जैसा कोई भी काम करेगा, इसका वायलेशन करेगा, SC/ST जो है उनके खिलाफ कोई भी अनटचेबिलिटी या कोई भी एट्रोसिटीज मतलब अत्याचार, तो कोई भी अत्याचार अगर किया जाएगा तो इसके लिए मतलब आप एंटीसिपेटरी बेल समझते हो, गिरफ्तार होने से पहले बेल करा लेना, तो एंटीसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी। इतना ये स्ट्रिंजेंट कानून था, ये बहुत ज्यादा हार्ड कानून था। और इस कानून के अंदर जो ब्लेम कर रहा है उसके ऊपर वो नहीं है कि भाई आप प्रूव करो कि आपके साथ ऐसा हुआ है, नहीं, जिसका नाम लगाया गया है अक्यूज्ड जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि फिर वो प्रूव करे कि मैंने ऐसा काम नहीं किया। क्लियर है? तो इसको बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट कानून बोलोगे, बहुत ज्यादा हार्ड कानून था, जिसके अंदर आपकी गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए थे कि नहीं नहीं FIR अगर है तो इस पर्सन से पूछना पड़ेगा, DSP और ये सब का पहले वो रजिस्ट्रेशन कराओ उसके पास, पहले उससे पूछो, देन उसके बाद में आप FIR मतलब जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो थोड़े से रूल्स जब चेंज किए तो पूरे देश के अंदर क्या हुआ था, उससे प्रोटेस्ट हुए थे। फिर फाइनली आपके कोर्ट ने बोला कि नहीं नहीं, पुरानी वाली जो आपके सिचुएशन थी उसी को हम क्या करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। ये आपको क्लास में पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, आप जब करंट अफेयर पढ़ना स्टार्ट कर दोगे, एक एक्ट जो है उससे रिलेटेड आपको बहुत सारी न्यूज मिलती जाएगी, दैट इज एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, क्या नाम है इसका? एट्रोसिटीज एक्ट, या फिर आप इसको बोलते हो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। ठीक है, टाइम टू टाइम इसके अंदर बदलाव किए जाते हैं। 2015 के अंदर इसके अंदर मतलब बहुत सारी चीजें ऐड की गई। फॉर एग्जाम्पल, किसी का आप कास्ट बेसिस पे या इन सब के बेसिस पे सर मुंडवा रहे हो, ठीक है, मूछें काट रहे हो किसी की, गांव देहात के अंदर आज भी ऐसी प्रैक्टिसेस जो है वो होती है कि आप मूछ नहीं रख सकते। तो इस तरीके की एक्टिविटीज, किसी को फोर्स करना कि आप मैनुअल स्कैवेंजिंग ही करोगे, आप ये जो मतलब एनिमल्स हैं और डेड बॉडीज हैं इन्हीं का काम करोगे, आप ये साफ सफाई वाला ही काम करोगे, ये बहुत सारी डेफिनेशन जो है इस एक्ट के अंदर 2015 के अंदर ऐड की गई। क्लियर है? तो अब फोर्सफुली ये काम कराया नहीं जा सकता। अरे समझ आ रहा है या नहीं? आपका आर्टिकल 17 सिंपल बात बोलता है अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। कैसा फंडामेंटल राइट है ये? एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट है। लेकिन फंडामेंटल राइट के लिए आपने बोल दिया अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, कोई तो कानून बनाना पड़ेगा सरकार को, और वो कानून क्या है?
एट्रोसिटीज एक्ट, ठीक है, लिखो इसके अंदर। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड एंड अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड। इसका मतलब ये तो नहीं समझ आता ना हमको कि कोविड-19 की अनटचेबिलिटी की बात करें, इतना कंफ्यूजन तो नहीं है ना प्रणव? अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड and its practice in any form is forbidden, in any form is forbidden। करंट अफेयर कितने लोग पढ़ रहे हैं? पढ़ते हो सही में? पक्का पढ़ रहे हो? एक मैं केस बताती हूँ आपको, मैं कल परसों ही यूट्यूब पे सुन रही थी, आपको भी पता होना चाहिए आपकी सोसाइटी के अंदर हो क्या रहा है। ये दिल्ली की घटना है। दिल्ली का जीके जो इलाका है वो बहुत ही पॉश एरिया है, ठीक है, सारा अच्छा खासा इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले लोग वहाँ पर रहते हैं। वहाँ पे एक बिजनेसमैन की बेटी की शादी हुई, और वो शादी मतलब बहुत टाइम पहले हुई थी, शादी को तकरीबन कोई 10-12 साल हो गए। तो शादी हुई उसकी, और दूसरे जनकपुरी एरिया, या मेरे को एरिया ध्यान नहीं है जहाँ पे भी था, दिल्ली के अंदर ही उसका ससुराल, दिल्ली के अंदर ही उसका हस्बैंड का घर था। वो शादी हो गई, देन उसके बाद वो हस्बैंड के घर चली गई। उसके घर पे उसका हस्बैंड था, उसके मदर इन लॉ थी, फादर इन लॉ थे, बस यही दो लोग आपके थे। देन उसके बाद में अब सोचना, पढ़े लिखे अच्छे खासे बिजनेसमैन फैमिली, अच्छा खासा सब चल रहा है, अच्छा खासा अमाउंट में आपकी इकोनॉमी आ रहा है, सारी चीज़ें वेल टू डू और बहुत ही अच्छी एफ्लुएंट फैमिली थी, ठीक है। उसके बाद उस लेडी को प्रॉब्लम हुई कि वो कंसीव नहीं कर पाई, ठीक है, उसको बेबी नहीं हुए। देन वो डॉक्टर के पास गई, फिर डॉक्टर ने उसको बोला कि भाई नेचुरली कंसीव करना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, आप आईवीएफ को ट्राई कर लो, ठीक है, रिजल्ट्स बेटर है तो आप आईवीएफ की तरफ चले जाओ। आईवीएफ के थ्रू वो कंसीव कर लेती है, उसको ट्विंस होते हैं, ठीक है, उसको ट्विंस हुए। देन उसके बाद में उसके जो ससुर जी हैं, जो लड़के के फादर हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है। जब उनकी डेथ हो गई, देन उसके बाद में वो जो लेडी थी उसने नेचुरली कंसीव कर लिया, और बात पता चलती है कि वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, उनकी बहू जो है वो प्रेग्नेंट है, और इस बार आईवीएफ वगैरह नहीं, वो नेचुरली प्रेग्नेंट है, और वो एक बहुत ही नेचुरल फिनोमेना। इसके बाद में वो कहती है कि 2 बच्चे हैं ऑलरेडी, तो तीसरे को करने की जरूरत नहीं है। फिर वो डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर भी सेम चीज कहते हैं कि कुछ कॉम्प्लिकेशन है आपकी प्रेगनेंसी के अंदर, तो आप इस चीज को कंटिन्यू ना करो, इसको आप अबॉर्ट करा दो, वही ज्यादा बेटर आपकी हेल्थ के लिए भी होगा और बच्चे की हेल्थ के लिए भी है, बच्चा नॉर्मल नहीं है। तो वो उसने अबॉर्ट कराने की सोच लिया। उसने अपनी मदर इन लॉ को बताया, अपने हस्बैंड को बताया, और उसका हस्बैंड अच्छा खासा पढ़ा लिखा, इतने सालों से उनकी शादी चल रही है, 8-9 साल हो गए हैं। तो उसकी मदर इन लॉ एंड उसके हस्बैंड ने मना कर दिया कि अबॉर्ट नहीं कराओगे। और अबॉर्ट क्यों नहीं कराओगे? क्योंकि ये मेरे फादर दोबारा आ रहे हैं। क्यों नहीं कराओगे? क्योंकि ये मेरे फादर दोबारा आ रहे हैं, उनका पुनर्जन्म है, तो आप अबॉर्ट नहीं करा सकते। अब लड़की पढ़ी लिखी अच्छी खासी सोसाइटी से बिलोंग करती है, मानेगी क्या? नहीं। आपके फादर आ रहे होंगे लेकिन ये मेरे लिए ठीक नहीं है, तो उसने जाके अबॉर्ट करा दिया। जो वो दिन था जिस दिन उसने अबॉर्ट कराया, उसके हस्बैंड का टुवर्ड्स उसके रिलेशनशिप उनका खराब होने लगा और बिहेवियर उसका चेंज हो गया। उसके हस्बैंड ने सोच लिया कि इस लड़की के खानदान को मैं मार दूंगा, पूरे खानदान को मैं मारूंगा, ठीक है। और उसने किया क्या? उसकी फैक्ट्रीज वगैरह थी, कंपनी टू कंपनी एक चीज मिलती है, दैट इज थेलियम सल्फेट। थेलियम सल्फेट एक आपके ऐसा पॉइजन मान लो आप, जो कि कंपनी टू कंपनी ही ट्रांसफर होता है, आप मार्केट में लेने जाओगे तो वो मिलेगा नहीं। तो उसने कहीं से जुगाड़ लगा के किसी कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट दिखा के मंगाया थेलियम सल्फेट, ठीक है। जो पुतिन है, आप जानते हो पुतिन का नाम, ठीक है, रशिया के अंदर पुतिन, उनके साथ में नाम जोड़ा जाता है बहुत बार थेलियम सल्फेट का। ये एक ऐसा पॉइजन है जिसकी क्वांटिटी आपको इतना आसानी से पता नहीं चलेगी, आप उसको जल्दी से पकड़ पाना जो है वो मुश्किल है, ठीक है। और सिम्टम्स भी ऐसे होंगे कि आपको 10 बीमारी लगेगी, पर्सन मर भी जाएगा और आपको समझ में भी नहीं आएगा कि किस वजह से ये
मरा है। तो ऐसा कहा जाता है कि पुतिन जो है अपने ओपोनेंट के साथ इसका बहुत ज्यादा यूज लेते हैं। अब ऐसा कहा जाता है, मैं नहीं कह रही, ठीक है, मेरे पे मत आना, क्लियर है। और बात वहां तक नहीं फैलानी है, हमको पता चले मेरे को ही रशिया लेके जा रहे हैं यहाँ से उठा के, ये काम नहीं करना। फिर उस हस्बैंड ने, उस लड़की की एक छोटी बहन भी थी, ठीक है, जो कि यूएस में कहीं पे कुछ कर रही थी, डिप्लोमा वगैरह, वो भी घर आई हुई थी। तो वो एज सच वो वैसे तो अपने ससुराल जाता नहीं था, लेकिन उस दिन गया, फिश बनाकर लेकर गया, नॉन वेजिटेरियन फैमिली थी, फिश के अंदर थेलियम सल्फेट उसने डाल दिया, ठीक है। बहुत ही शौक से उसने अपनी वाइफ को खिलाया, वाइफ के फादर को खिलाया, उनकी मदर को खिलाया, उसकी सिस्टर जो थी वो डिनर पे गई हुई थी। तो शाम के 6:30 बजे तक वेट किया कि हाँ भाई ये आए घर पे, देन फिर उसके बाद में उसको ज्यादा अमाउंट में उसको खिलाया, खाना बचा हुआ जितना था सारा खिला दिया। और उसको जब खिलाने लगे तो उसने कहा नहीं, मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे पेन है, अभी मेरा ये इशू चल रहा है अभी दांत वात में, तो मैं नहीं खा पाऊंगा। बच्चों को भी उसने नहीं खिलाया, बच्चे तो उसके भी थे ना, तो बच्चों को भी नहीं खिलाया। देन उसके बाद वो घर चला गया। उसके 4-5 दिन बाद में ही उसकी जो साली साहिबा है, ठीक है, जो लेडी की छोटी बहन है, वो बीमार हो जाती है। बीमार होके वो आपके दिल्ली के हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हो जाती है। और दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद में 2-3 दिन के बाद में ही या 4-5 दिन के बाद में ही उनकी डेथ हो जाती है। उनकी डेथ होने के बाद में अब वो वेट कर रहा है मेरी वाइफ कब मरेगी, और वो मर नहीं रही। 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन हो गया, 4 दिन हो गया। अब वो वेट पे वेट किया जा रहा है कि इसको क्यों नहीं असर हो रहा है, या ये कब मरेगी। तो उसने क्या किया, उसने दोबारा से ऑर्डर किया, उसने दोबारा से उसको घर के अंदर मतलब मिला के खिला दिया। तब उसकी तबीयत भी खराब हो गई। मीनवाइल उसके फादर की भी तबीयत खराब हो गई और उसकी मदर की भी तबीयत खराब हो गई। जब इतना सब केस हुआ तब जाके फाइनली ये पूरा डिस्क्लोज हुआ। और उसमें भी पुलिस क्या कर रही थी, ये देखना मैं क्यों आपको ये चीज बता रही हूँ। उसमें भी पुलिस क्या कर रही थी, उसमें भी पुलिस के पास उस पर्सन के खिलाफ सारी चीजें आ गई, सब कुछ आ गया कि भाई हाँ भाई ये सस्पेक्ट है, क्योंकि ये ऐसे तो आता नहीं है, लेकिन अब ये आया था पर्टिकुलर, उस दिन फिश लेकर आया था। क्लिक करेगा ना आदमी को, जब इतने लोग एकदम से बीमार होंगे। तो उनके उसके जो फादर इन लॉ थे, लड़के के फादर इन लॉ, लड़की के फादर, उसको क्लिक किया कि भाई ये उसी के बाद से मेरी छोटी बेटी जो है वो खत्म हो गई, देन इनकी तबीयत खराब, इनकी तबीयत खराब, इनकी तबीयत खराब। देन फिर पुलिस के पास सारा मामला गया, सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, पुलिस ने उसको पकड़ लिया। अब वो पैसे वाला पर्सन, उसने पुलिस को बोला मेरे साथ चलो, मेरे घर में बहुत पैसा है, ठीक है, आपको हम दिखा देंगे, पैसा वैसा सब दे देंगे। और पुलिस ने उसको सपोर्ट किया। और पुलिस ने उसको सपोर्ट किया, ये बात कैसे पता चलती है कि वो पर्सन अक्यूज था, वो पर्सन सस्पेक्ट था, उसको पुलिस कस्टडी में लिया गया, तब तक उसके बॉडी में थेलियम सल्फेट के कोई भी रेमिनेंट नहीं थे। लेकिन जब वो अक्यूज था, जब उसको पूरा पुलिस कस्टडी में लिया गया, उसके बावजूद बाद में जब वो देखा गया उसकी बॉडी के अंदर, तो थेलियम सल्फेट उसके अंदर था। क्योंकि पुलिस ने उसको ये सजेस्ट किया, बाद में जो आउटकम निकल के आया इसका, पुलिस ने उसको ये सजेस्ट किया कि ऐसे तो तुम भी पकड़े जाओगे, ऐसे तो हम भी पकड़े जाएंगे, तो आप थोड़ा सा जो ये थेलियम सल्फेट है ये कंज्यूम कर लो, सिर्फ कुछ पैसे के लिए। सोचो वो आदमी मर भी सकता था थेलियम सल्फेट से, समझ आ रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है सारी पुलिस ऐसी है, नहीं, बट कुछ ऐसा करप्शन है हमारे इंडिया के अंदर, जब जो करप्ट पुलिस ऑफिसर्स हैं उनको जब पैसा बनाने की जरूरत आती है या पैसा बनाने की कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, वो छोड़ते नहीं है। तो ये चीजें ठीक होनी चाहिए या फिर ऐसे ही कंटिन्यू होनी चाहिए। आपको ये केस सुन के ऐसे नहीं लगा कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था? सोचो एक फैमिली जिसने अपना सब कुछ खो दिया, वो सब लोग मर गए, वो अंकल को छोड़ के, बेटी के जो फादर थे उनको छोड़ के सारे लोग मर गए। और फिर फाइनली वो जो फादर है उसके वो सारा मामला कोर्ट के पास लेकर जाते हैं। समझ आ रहा है? ठीक है, समझ आ रहा है। और ऐसे एथिकल क्वेश्चंस जो है आपको आपके यूपीएससी पूछता है। अगर आप सोचो कि मैं क्यों बता रही हूं, अगर आप सोचो कि ये तो हमारे टॉपिक से रिलेटेड नहीं है, तो आप गलत हो। ये आपके टॉपिक से रिलेटेड है। ऐसे एथिकल डिलेमा वाले क्वेश्चंस और ऐसे फैमिली के अंदर सोचो, ये सोसाइटी के अंदर हो रहा है, ऐसी चीजों को भी आपको डील करना पड़ेगा। बन सकते हो ना बहुत सारे लोग आईपीएस, पुलिस सर्विस में जा सकते हैं ना हम, ठीक है। तो ये करप्शन का लेवल आपको हैंडल करना पड़ेगा, वहां जाके करप्ट हो जाए हम भी नहीं। मैम आज जितने नई नई बोल रहे हो ना, दिख रहा है चेहरे पे कौन कौन डाउटफुल है कि नहीं शायद हो भी सकते हैं, थोड़ा सा हो सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसी न्यूज जो है आपको पता होनी चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है, आप जो भी करंट अफेयर पढ़ रहे हो थोड़ा सा यूपीएससी पर्सपेक्टिव के अंदर उसको पढ़ना स्टार्ट करो, जानो आपकी सोसाइटी में क्या हो रहा है और उसका सोल्यूशन क्या है। क्लियर? अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी लिखो। अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड। प्यास लग गई क्या तुमको केस सुन के पूरा? अनटचेबिलिटी इज अबॉलिश्ड and its practice and its practice in any form is forbidden. In any form is forbidden. कभी किसी क्रिमिनल लॉयर के पास बैठ जाओ, आपको ऐसी ऐसी चीजें सुनने को मिलेंगी जो इस देश के अंदर आपके आसपास में हो रही है, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। समझ रहे हो? हम मैक्सिमम क्राइम का मतलब क्या सोचते हैं? मर्डर कर दिया, ये हो गया, वो हो गया है, इतना कुछ हो रहा है सोसाइटी के अंदर। लिखो खैर ना, नेक्स्ट लाइन। एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। एन एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट। एब्सोल्यूट फंडामेंटल राइट मतलब कोई एक्सेप्शन इसका नहीं है, जबकि 14, 15, 16 का था। ठीक है, इसके अंदर अब ये एक्ट का नाम लिख लो आप, SC एंड ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, या फिर इसको एट्रोसिटीज एक्ट भी बोल सकते हो। और इसके आगे एक सिंपल सा लाइन लिख लो कि ये करंट अफेयर का टॉपिक है जो आपको बार बार पढ़ते रहना है। न्यूज में जब ये नाम दिख जाए आपको इसके बारे में पढ़ लेना। ठीक है, न्यूज में जब भी ये नाम मिल जाए तो इसको हमको क्या करना है? पढ़ लेना। देखो मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ थोड़ा सा। रिफ्यूजिंग एडमिशन टू एनी पर्सन टू पब्लिक इंस्टीट्यूशन सच एज हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बिकॉज ऑफ देयर कास्ट। तो ये अलाउड है? अलाउड है? एडमिशन रिफ्यूज कर देना बिकॉज ऑफ कास्ट अलाउड है? नहीं है। ठीक है, प्रिवेंटिंग एनी पर्सन फ्रॉम वर्शिपिंग और ऑफरिंग प्रेयर्स इन एनी प्लेस ऑफ पब्लिक वर्शिप, क्या अलाउड है? नहीं। कोई एक्सेप्शन है? नहीं, कोई एक्सेप्शन इसका नहीं है। लिखना चाहते हो क्या ये एग्जाम्पल? अरे जो बोला मैंने वही। एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल रिफ्यूजिंग एडमिशन। हाँ, क्या हुआ, कोई डाउट है? अरे मैं एक दो एग्जांपल्स बता रही हूँ आपको कि ये अलाउड नहीं है, कि कास्ट के बेसिस पे किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एंट्री ना देना या कहीं पर भी पब्लिक प्रॉपर्टी में एंट्री ना देना, ये चीज अलाउड नहीं है। ठीक है, वर्शिप करने से मना कर देना, पब्लिक वर्शिप की प्लेस है वहां पे मना कर देना अलाउड नहीं है। क्लियर? जैसे कि और वहां पे क्या है, मतलब क्या इशू है? ऐसा नहीं है। और जहाँ पे सब्सटैंशियल क्वेश्चन है वो मामले तो कोर्ट में है। अरे वो चीज अलग है, वो कास्ट के बेसिस पे थोड़े ना उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन कर रखे है। वो अनटचेबिलिटी में कैसे काउंट करोगे उसको आप? वो अनटचेबिलिटी में आता है क्या? अरे हाँ, अनटचेबिलिटी में आता है क्या? ये कह रही है मस्जिद के अंदर विमेंस का जाना अलाउड नहीं है। पहली बात तो सारी मस्जिद में ऐसा नहीं है। ठीक है, सारी मस्जिद में नहीं है, जा सकते हो। गए हैं कभी? नहीं गए? सेक्युलर कंट्री है आपकी, देख कर आया करो हर जगह। तो वो तो मैं कह ही रही हूँ कहीं जगह अलाउड नहीं है, बट सब में ऐसा नहीं है। बट ये मैं अनटचेबिलिटी का एग्जाम्पल मानूं क्या? अनटचेबिलिटी नहीं है। कास्ट क्या दूसरे में? हाँ, दूसरे में नहीं आएगा मतलब? ये डिस्क्रिमिनेशन है क्या?
हाँ, पहले खुद डिस्कस कर लो। और आप जो भी बात बताते हो पूरी बताया करो, क्योंकि बैकग्राउंड आपके माइंड में चल रहा है और फिर आप एक लाइन बोल देते हो तो मैं कैसे कनेक्ट करूं उसको। समझ आ रही है? ठीक है, हाँ बताओ जरा, क्या डिस्क्रिमिनेशन है क्या? क्या आपके रिलीजन की स्वतंत्रता है आपको? है? तो क्या उस रिलीजन को भी अपने अनुसार काम करने की स्वतंत्रता है? बिल्कुल। आप अपनी फ्रीडम का मतलब ये तो नहीं है दूसरे की मैं नाक ही काटूंगा बैठ के, ये तो नहीं है फ्रीडम का मतलब। ठीक है, सबके प्रोटेक्शन, सबके राइट्स को प्रोटेक्ट इस देश में किया गया है, किया गया है। और रिलीजन वैसे भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा है। देखो इसके ऊपर डिस्कशन टाइम टू टाइम चलता रहेगा, क्योंकि एक बात होती है कि भाई हम बाय लॉ कहते हैं कि मर्डर जो है वो ठीक नहीं है, क्राइम है, लेकिन फिर भी सोसाइटी में हो तो रहे ही हैं, फिर भी सोसाइटी में हो तो रहे ही है। तो बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शन वाली चीजें आपको दिखेंगी जो आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है, बट सोसाइटी में आपको उसका एग्जाम्पल दिख जाएगा। बस बात यह है कि उनका अभी तक इंटरप्रिटेशन ठीक से हुआ नहीं है। साउथ के अंदर जो पूरा मुद्दा चला था विमेंस की एंट्री को लेके, ठीक है, ये सारी चीजों को लेके, सबरीमाला को लेके सुना होगा ना हमने, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे अलाउ नहीं कर रहे, ये सब चीजें। तो ऐसे बहुत सारे आपके कस्टम्स हैं। रिलीजन जो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है, ठीक है। स्टेट अगर बिना सोचे समझे रिलीजन में एंट्री कर लेगा तो बहुत सारे लोगों को आपका इंटरेस्ट जो है आप इम्पैक्ट करोगे, और वो लोग ही तो है ना अल्टीमेटली जिनको आप सर्व करना चाहते हो, वही तो उस चीज की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, तो आपको उनकी फीलिंग्स की रिस्पेक्ट करनी होगी। ठीक है, स्टेट एंड रिलीजन जो है अभी एक साथ में मिक्स हो गया अगर, तो बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा। मतलब कोई लोग जो डिफेंड करते हैं इस बात को, नो डाउट ऐसे भी हैं जो इस बात के फेवर में कहते हैं कि स्टेट डिसाइड करना चाहिए, गवर्नमेंट को डिसाइड करना चाहिए कि अगर कहीं पर विमेन की एंट्री बंद है तो उसके ऊपर गवर्नमेंट इशू कर दे कोई नोटिफिकेशन या कुछ भी कर दे। कहीं पर मेन की एंट्री बंद है, ऐसे भी बहुत सारे मंदिर हैं जहां पे मेन की एंट्री बंद है, तो वहां पे भी गवर्नमेंट इक्वालिटी लेकर आए। तो कुछ लोगों का मानना है कि गवर्नमेंट को ये एक्शन लेने चाहिए, लेकिन कुछ लोग बहुत स्ट्रिक्ट हैं ये कहने के मामले में कि गवर्नमेंट को ये एक्शन नहीं लेने चाहिए, रिलीजियस मामलों को रिलीजियस अथॉरिटी पे ही छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उससे सबसे पहले तो क्या होगा, लोगों की फीलिंग्स हर्ट होंगी। ठीक है, वो भी एक लार्जर पॉपुलेशन की फीलिंग्स आप क्या करोगे, हर्ट करोगे। सेकंड चीज फिर वो ये कहते हैं कि अगर आप हमारे यहाँ पे एंट्री ले रहे हो ना, अगर स्टेट हमारे यहाँ पे आके ये सारी चीजें डिसीजन करेगा, तो कल को जब हम वहां पर जाएंगे स्टेट के अंदर, जब हम पॉलिटिक्स में आपकी बात करेंगे या हमारी बात करेंगे, तो आप फिर उस बात को भी बर्दाश्त कर लेना। समझ आ रहा है दोनों चीज? तो इसके ऊपर डिस्कशन का मुद्दा है, बिल्कुल डिस्कस करो, बिल्कुल सोचो कि क्या होना चाहिए, बट एग्जैक्ट आप सोचो इसमें कोई लिख दिया तो वो सिंक में मिलेगा सोसाइटी के, तो ऐसा नहीं होने वाला। क्लियर है? नहीं होने वाला। अरे क्लियर है? ठीक है, लिखना है एग्जाम्पल या नहीं? हम्म, लिखने वाले बच्चों के हाथ खड़े हो जाने चाहिए। लिखो, refusing, for example, refusing admission to any person, refusing admission to any person to public institutions, to public institutions such as hospital, dispensary, such as hospital, dispensary, educational institution, educational institution, because of their caste, because of their caste. Next, preventing any person from worshipping, preventing any person from worshipping or offering, or offering prayers, prayers in any place of public worship, in any place of public worship. देखो, किसी को इंसल्ट करना,
किसी के लिए प्रीच करना, ठीक है, किसी को जस्टिफाई करना ऐसा कोई एक्ट करते हुए देख के, तो ये सारी ही चीजें क्या मानी जाएगी, अनटचेबिलिटी मानी जाएंगी। क्लियर है? अब आता है आर्टिकल नंबर 18। क्या है आर्टिकल नंबर 18? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। क्यों अबॉलिश करना चाहते हो टाइटल्स? प्रणव कुछ बात कर रहे हैं आप? हाँ, अरे आपस में क्यों बात कर रही हो? क्या बात कर रही हो? बताओ, अब आंसर तुमको ही बताना है। हाँ, तुम हंस रही हो, सही तो कह रही है बेचारी, क्या गलत है? टाइटल्स में क्या आता है? महाराज, राजा, ठीक है, राजाधिराज, ये सारे टाइटल्स, ठीक है। क्या पहले टाइम में चलते थे? क्या आपका देश स्वतंत्र हुआ तब भी बहुत सारे टाइटल्स थे? थे, ठीक है। और बहुत सारे लोगों को इनको छोड़ने में बहुत दिक्कत हुई कि हम आज भी क्या है, राजा है, हम आज भी क्या है, राजकुमारी। अरे नहीं है क्या ऐसा? आज भी राजस्थान के अंदर दिया कुमारी का नाम जब लिखा जाता है पेपर के अंदर, तो राजकुमारी, दिया कुमारी। क्लियर है? तो ये टाइटल्स क्यों खत्म करना चाहते हो? अच्छी चीज तो है टाइटल्स। हाँ, अब आप अलग से फैक्ट पूछ रहे हो, मैं क्या पूछ रही हूँ? माता राजकुमारी हुई और बेटा, हाँ हो गया, तो क्या दिक्कत है? कोई दूसरा? क्यों वैलिड पॉइंट नहीं है? मम्मी राजकुमारी है और बेटा राजा हो गया, ऐसा मुमकिन नहीं है, कितने लोग कहते हैं। तुम कहती हो, ध्यान से सुनना, अब तुम्हारे के लिए ही मैं एक एग्जाम्पल बना रही हूँ, ठीक है। ये है मम्मी, ये है ये है मम्मी और ये है पापा, ठीक है। किसके मम्मी पापा है? मेरे मम्मी पापा हैं, ठीक है। इनके कितने बच्चे हैं? 3 लड़कियां हैं। मान लो कि इनका पूरा प्रॉपर्टी है ये, ठीक है। प्रॉपर्टी का मालिक राजा, किंगडम का मालिक राजा। क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? इनकी सिर्फ बेटियां हैं, सबसे बड़ी मेरी दीदी, बीच वाली मैं और सबसे छोटी मेरी बहन। क्लियर है? बेटा है? नहीं है, ठीक है। अब राजा बना रही हूं मैं, बेटी के बेटे को राजा बना रही हूँ, क्या प्रॉब्लम है तुमको ये बताना? ये है, इनको एक छोटा बेबी है अभी, ठीक है। हम दोनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने किंगडम कर दिया इसके नाम। अब राजा कौन है? ये। अरे तो इस कंडीशन में तो हो गया ना, अब किंगडम किसका है? प्रिंसेस के बेटा राजा है, नहीं हो सकता क्या? अब अपना कॉन्सेप्ट चेंज कर लो, प्रिंसेस का बेटा राजा हो सकता है, कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं है। हाँ बताओ जरा, क्यों टाइटल्स खत्म करना चाहते हो? क्योंकि सोसाइटी के अंदर इक्वालिटी आपको मेंटेन करनी है। क्लियर है? सोसाइटी के अंदर अगर टाइटल्स रहेंगे तो ये स्ट्रेटिफिकेशन का काम करते हैं, सबको अलग कैटेगरी से देखने का काम करते हैं, हमारा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यही कहता है, ठीक है। तो इसलिए हमको इस टाइटल्स को क्या करना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। किसी को आप महाराज कह रहे हो तो इसका मतलब बाकी उसकी सारी प्रजा है, तो किसको सोसाइटी के अंदर आपने ऊपर कर दिया? हाँ महाराज, ठीक है। किसको सोसाइटी के अंदर ऊपर कर दिया? ऐसा करके एक मूवी भी तो आई है अभी नेटफ्लिक्स पे, किसी ने देखी हो तो देखिए। कितने लोगों ने देखी है? देखिए, ठीक है। महाराज ही नाम है आई गेस, महाराजा नहीं है, महाराज।
अरे मैं साउथ वाली मूवी की बात नहीं कर रही। हाँ देखिए ना, ठीक है। हाँ तो ऐसे टाइटल्स जो है वो अलाउ नहीं करने, तो इसी के लिए आर्टिकल 18 ऐड किया, दैट इज अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल 18 क्लॉज 1 में हम कह रहे हैं कि ये स्टेट जो है ये यहाँ के किसी भी पर्सन को कोई भी टाइटल प्रोवाइड नहीं करेगा। दो तरीके के टाइटल अलाउड हैं, दैट इज एजुकेशनल और मिलिट्री। ठीक है, मिलिट्री का कोई टाइटल है दो, एजुकेशन का कोई टाइटल है दो, इसके अलावा कोई भी टाइटल आप एक्सेप्ट नहीं करो, मतलब स्टेट आपको देगा ही नहीं। 18 क्लॉज 1, क्या बात समझ आई? और क्यों मना कर रहे हो स्टेट को देने के लिए टाइटल? क्योंकि इससे क्या होता है, इनइक्वालिटी होती है। आप इक्वालिटी की बात कर रहे हो सोसाइटी के अंदर, तो आप सोसाइटी के अंदर अलग अलग स्ट्रैटिफिकेशन की बात मत करो। लिखो 18 क्लॉज 1, 18 क्लॉज 1। और हम सिटीजन को ही नहीं, फॉरेनर को भी आपके ये टाइटल्स प्रोवाइड, टाइटल्स कंप्लीटली हमने खत्म करने हैं। क्लियर है? अच्छा एक चीज बताओ, टाइटल्स कंप्लीटली खत्म करने हैं तो आप नेशनल अवार्ड के बारे में क्या कहते हो? भारत रत्न, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, काम के लिए दिया गया बट है तो वही चीज। हाँ क्या हो गया? नहीं, ये क्या बोल रही है? कहाँ मैं पढ़ाई की बात कर रही हूँ, कहाँ ध्यान है तुम्हारा? मैम मैं कर लेती हूँ ऐसा मल्टीटास्किंग पढ़ने के साथ। देखो जब तक मैं जॉली मूड में हूं ना, हूं, अभी तक इस क्लास ने वो देखा नहीं है बस। ठीक है, कभी तो गुस्सा किया है मैंने, और फिर एक्सट्रीम ही हो जाएगा। क्लियर है? तो इसलिए जब तक मैं उस चीज को नहीं कह रही तब तक आप अपनी लिमिट में रहो, और आपको थोड़ा टाइम ही तो और है, फिर तो जाना ही है। देख लेना रिंगटोन वगैरह जो भी करनी है। क्लियर? ठीक है, लिखो 18(1). इट प्रोहिबिट्स द स्टेट, हाँ अवार्ड पे थी मैं, हाँ अवार्ड, नेशनल अवार्ड्स। सेम मामला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने सिंपल सी बात बोल दी कि मेरिट को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। ठीक है, किसी के अंदर कोई स्पेशल बात है, कोई स्पेशल कंट्रीब्यूशन किसी का है तो उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। तो आप ये दे सकते हो लेकिन नाम के साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जब भी किसी भारत रत्न अवार्डी का नाम आता है तो आप कभी भी देखो वो अपने नाम के साथ भारत रत्न का यूज नहीं कर सकता। न्यूज़पेपर में भी लिखा हुआ आता है भारत रत्न से सम्मानित, देखा है कभी? लैंग्वेज देखिए उसकी। ठीक है, भारत रत्न सम्मानित दिस पर्सन, तो आप नाम के साथ उसका यूज नहीं कर सकते। सिर्फ दो ही तरह के टाइटल को अलाउ कर रहे हैं, दैट इज एजुकेशनल एंड मिलिट्री। मिलिट्री के अंदर बोलते ही है मेजर साहब है, ठीक है, कर्नल साहब है, मेजर साहब है, टाइटल्स ही है, तो वो हम अलाउ कर रहे हैं। लिखो 18 क्लॉज 1, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट, इट प्रोहिबिट्स द स्टेट from conferring any title, from conferring any title except a military or academic, except a military or academic। ये एक्सेप्ट मिलिट्री और अकेडमिक वाली लाइन को ब्रैकेट में बंद कर दो, एक्सेप्ट मिलिट्री और अकेडमिक, ऑन एनीबडी, on anybody whether a citizen or a foreigner, whether a citizen or foreigner, or foreigner। It prohibits the state from conferring any title except a military or academic on anybody whether a citizen or a foreigner। ठीक है, स्टेट जो है वो किसी को भी ऐसा कोई अवार्ड या टाइटल प्रोवाइड नहीं करेगा, चाहे सिटीजन हो चाहे
फॉरेनर हो। स्टेट जो है इनको कोई भी अवार्ड टाइटल जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ और मिलिट्री वाले। फिर 18 क्लॉज 2 कहता है कि आप बाहर से कोई भी टाइटल जो है वो एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है, नहीं करोगे, लिखो। इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया, इट प्रोहिबिट्स अ सिटीजन ऑफ इंडिया, 18 क्लॉज 2 लिख रहे हो, फ्रॉम एक्सेप्टिंग any title from any foreign state, any title from any foreign state, ठीक है, एनी फॉरेन स्टेट। तो ऐसे तो बहुत सारे लोगों को बाकी देशों के अंदर बहुत सारी चीजें मिलती रहती हैं, सुना है ऐसा हमने कभी? नहीं, मैं नोबेल प्राइज की स्पेसिफिकली बात नहीं करी। नहीं, बट ऐसे बहुत सारे अवार्ड्स वगैरह दिए जाते हैं ना, शाहरुख खान को उस कंट्री के अंदर ये अवार्ड मिला, इस पर्सन को उस, हाँ, तो यहाँ तो कह दिया किसी भी फॉरेन से कुछ नहीं लोगे। टाइटल और अवार्ड में डिफरेंस होता है, ठीक है, अवार्ड आपके नाम के साथ यूज नहीं होता, जबकि टाइटल जो होता है वो कहाँ पे ऐड होता है, आपके नाम में ऐड होता है, तो आप टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकते। 18 क्लॉज 1 क्या कह रहा है, स्टेट ना तो सिटीजन को ना आपके फॉरेनर को ऐसा कोई टाइटल प्रोवाइड करेगा एक्सेप्ट मिलिट्री वाइज। 18 क्लॉज 2 क्या कह रहा है, 18 क्लॉज 3 लिखो, पहले फॉरेनर की बात करेंगे। अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, 18 क्लॉज 3 है, अब 3 लिखा रही हूं। अ फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, और ट्रस्ट अंडर द स्टेट, any office of profit or trust under the state cannot accept any title under the state, cannot accept any title, cannot accept any title from any foreign state, from any foreign state without the consent of president, without the consent of president। क्या समझ आया? कोई फॉरेनर हमारे स्टेट के अंडर में कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है, या फिर कोई बहुत ही ज्यादा ट्रस्ट वर्दी आपके पोजीशन के ऊपर आपकी गवर्नमेंट ने उसको लगा रखा है, उसको भी अगर दूसरी कंट्री से कोई टाइटल एक्सेप्ट करना है तो किससे पूछना पड़ेगा, प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। क्लियर है? ठीक है, किसकी बात कर रहे हो, फॉरेनर की, जो कि किसके ट्रस्टवर्दी पोजीशन पे बैठा है, स्टेट या गवर्नमेंट के। क्लियर? आर्टिकल नंबर 18 क्लॉज 4 सेम बात थोड़ा सा घुमा के कहता है कि कोई भी इंडियन पर्सन या फिर कोई भी आपके फॉरेन सिटीजन अगर आपके गवर्नमेंट के अंडर में ऐसी कोई इंपॉर्टेंट पोजीशन पे बैठा है, तो वो बाहर की किसी कंट्री से उसको कोई प्रेजेंट मिले, कोई इमोल्यूमेंट्स मिले, मतलब पैसा वैसा ये सब मिले, ये सारी चीजें अगर मिलेगी तो एक्सेप्ट करने से पहले किससे पूछोगे, प्रेसिडेंट से पूछोगे। किससे पूछोगे? प्रेसिडेंट से पूछोगे। 18 क्लॉज 4, नो सिटीजन और फॉरेनर, नो सिटीजन और फॉरेनर, देखो मैं यहाँ पे नो पर्सन भी बोल सकती थी, क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे दोनों को अकाउंट में ले रहे हैं। नो सिटीजन और फॉरेनर होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट और ट्रस्ट, और ट्रस्ट under the state, under the state
is to accept any present, is to accept any present emolument, emolument और ऑफिस, बोर्ड पे लिखना है emolument, हाँ क्या होता है इसका मतलब? पैसे, सैलरी, भत्ते बोल सकते हो, पारिश्रमिक बोल सकते हो, है बात इसी की। ठीक है, लिखो emolument और ऑफिस, और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट, फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, और ऑफिस फ्रॉम और अंडर एनी फॉरेन स्टेट विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, मतलब कोई भी सिटीजन या कोई भी फॉरेनर जो कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पे बैठा है या बहुत ही विश्वास वाली जगह पे बैठा है गवर्नमेंट के, तो उसको कोई भी प्रेजेंट दे, मतलब फॉरेन से उसको कोई इमोल्यूमेंट दे या किसी ऑफिस का होल्डर बनाए उसको, तो ये काम वो प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना नहीं कर सकता। किसकी परमिशन चाहिएगी? प्रेसिडेंट से पूछकर ही ये काम किया जाएगा, विदाउट प्रेसिडेंट की परमिशन के ये काम नहीं कर सकते। 18 क्लॉज 1 क्या कहता है? ठीक है, 18 क्लॉज 2, 18 क्लॉज 3, 18 क्लॉज 4, अब एक दो लाइन छोड़ के लिखो, हाँ बोल दो। तो बुरा लग जाएगा, हाँ बुरा भी लग जाएगा, बुरा भी लग जाएगा। नहीं, पीएम को कि बताओ पूछना पड़ रहा है, मोदी जी गुस्सा हो जाएंगे। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सुझाव लेगा, ऐसा। तो हमारा दिक्कत क्या है इसके अंदर? पूछना भी जरूरी है, बताना भी जरूरी है। पहली बात तो गवर्नमेंट कोई भी ऐसे एक्शन लेती है तो आपका पूरा सारी चीजें पहले से डिसाइड होती है। ठीक है, क्या आपने कभी ये आर्टिकल पढ़ा है? आपको तो मैंने पढ़ा है कि गवर्नमेंट के, भारत सरकार के जितने भी काम हैं वो सारे काम माने जाएंगे प्रेसिडेंट के काम। क्या ऐसा पढ़ा है हमने? ठीक है, और पहली बात कि गवर्नमेंट कहीं भी बाहर जाती है, पीएम मोदी जी भी बाहर जाते हैं, तो ऐसा कोई किसी के लिए शॉकिंग न्यूज नहीं होती कि ये वाला अवार्ड दे दिया, ये दे दिया। सब चीजें पहले से डिसाइड होती है, गवर्नमेंट का अप्रूवल होता है, सारी चीजें पहले से बातचीत होती है, तभी वहां पर एग्जैक्ट वो जो, मतलब उन्होंने सिर्फ एक्टिंग करनी होती है, अगर ये बात मानो तो। ऐसा नहीं है कि आप आज क्लास में आए, आपने आज पहले से नहीं सोचा था क्लास के अंदर मैं ये बात करूंगा, ये सारी चीजें, उनका सब कुछ पहले से डिसाइड होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अलाउ कर रहे हैं, गवर्नमेंट का जो भी काम है वो बिल्कुल उस बात के लिए अलाउ कर रहे हैं। नहीं करेंगे तो उनके अंदर कॉन्ट्राडिक्शन होगा, प्रॉब्लम होगी, तो ऐसा काम वो करेंगे क्योंकि पोस्ट से हटे? ऐसा काम करेंगे कि पोस्ट से हटे? नहीं करेंगे। क्लियर है? लिखो, हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी, हेरिडिटरी टाइटल्स ऑफ नोबिलिटी, जैसे आपने कुछ टाइटल्स अगर मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़े हो, लाइक महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, लाइक महाराजा, राज बहादुर, राय बहादुर, राय साहब, दीवान बहादुर, राय साहब, RAI वाला, राय साहब, दीवान बहादुर, which were conferred, which were conferred by colonial states, दीवान बहादुर, which were conferred
by colonial states are banned by Article 18. Are banned by Article 18. ठीक है, तो अगर ये टाइटल्स का नाम कोई यूज कर रहा है तो अपने नाम के साथ यूज कर रहा है तो आप क्या कर सकते हो, उसको मना कर सकते हो। लेकिन किसी का नाम ही राज बहादुर है तो उसको पकड़ना मत। ठीक है, नाम तो रख सकते हैं लेकिन टाइटल का यूज नहीं कर सकते। क्लियर है इतनी बात? एक लाइन और लिख लो। इन 1996 Supreme Court upheld in 1996 Supreme Court upheld constitutional validity of national awards. Constitutional validity of national awards. कॉमा करके लिखना। These awards do not amount. These awards do not amount to titles. Do not amount to titles. Amount to titles within the meaning of Article 18. To titles within the meaning of Article 18. मतलब आर्टिकल 18 में जो टाइटल्स है, उपाधि है और ये अवार्ड, ये सेम बराबर नहीं है। ठीक है, बट दे शुड नॉट बी यूज्ड, बट दे शुड नॉट बी यूज्ड as suffix or prefix, as suffix or prefix to the name of awardee, to the name of awardee। ठीक है, नाम के आगे या बाद में इसका यूज नहीं करना है। नेशनल अवार्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब मेरिट को बिल्कुल रिकॉग्नाइज करना चाहिए। इनका मतलब टाइटल भी नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने नाम के आगे इसको यूज करोगे। ठीक है, नाम से पहले या बाद में सफिक्स या प्रीफिक्स की तरह इसको यूज नहीं कर सकते। क्या क्लियर है यहां तक? नाम के आगे, नाम के बाद में। हिंदी में अगर उपसर्ग और प्रत्यय का नाम सुना है, वही सफिक्स एंड प्रीफिक्स है। ठीक है, सिटीजन और फॉरेनर। देखो, सोसाइटी के अंदर जो इनइक्वालिटी होती है वो हमारे बीच में है। आप इस पंखे को कोई टाइटल दो, उसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं है। बात समझ में आ रहा है? किसी कंपनी को कोई टाइटल दो, उसमें कोई इनइक्वालिटी नहीं है। बहुत सारी कंपनी महारत्न अवार्डी हैं, बहुत सारी कंपनी नवरत्न है, उसमें सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, उसका कोई रोल नहीं है। तो आप लीगल पर्सन की यहाँ पे बात नहीं कर रहे हो। क्या बात समझ में आई? सोसाइटी में इनइक्वालिटी किसकी वजह से है? हम लोगों के बीच में। अगर हम लोगों में से कोई महाराज बन जाए, हम लोगों में से कोई राय बहादुर बन जाए, कोई राज बहादुर बोले अपने नाम के साथ, कल आकाश आ रहा है और बोल रहा है मैं हूं आकाश, राज बहादुर आकाश, तो ये अलाउड है क्या? ये अलाउड नहीं है, नहीं है। ठीक है, लेकिन कल को ये अपने नाम में चेंज कर ले कि राज बहादुर मेरा नाम है, तब कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। ठीक है, चलो, क्या क्लियर है यहाँ तक की कहानी? एक बार जरा कॉपी बंद करो और मैं जो पूछ रही हूँ उसका जवाब दो। कॉपी बंद कर दो और क्लैरिटी के साथ बोलना, यहाँ तक सब खचर पचर हो जाता है। आर्टिकल 14, राइट टू इक्वालिटी तो सारे ही है। ठीक है, आर्टिकल 15 में 6 पढ़े थे टोटल। 1, डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। हाँ, ये सेकंड, विमेन्स एंड
मैंने बोला ना क्लैरिटी के साथ, सब घचर पचर मत करो। 16 16 2 16 3 16 4 16 4A 16 4B 16 5 रिलीजियस या डिनोमिनल कोई इंस्टीट्यूशन होगा, कोई धार्मिक या सांप्रदायिक संस्था है, तो उसके हेड के ऊपर आपके कोई पर्टिकुलर रिलीजन वाला पर्सन हो सकता है। 16 क्लॉज 6 आर्टिकल 17 एब्सोल्यूट आर्टिकल है, ठीक है, एब्सोल्यूट राइट है। आर्टिकल 18 क्लियर है। 18 1 18 2 18 3 18 4 ठीक है। हाँ, अब शक्ल से मैं बता देती हूँ किस किस को याद नहीं है। पहले तो हमको बिल्कुल भी कुछ भी नहीं है। हाँ, तो अगर हमारा कुछ छूट गया है तो कॉपी से नोट कर लेना किसी की। हाँ, तो कल याद होना चाहिए, ये राइट टू इक्वालिटी वाला कल याद होना चाहिए, ठीक है। आगे की 4-5 क्लासेस जो हमारी और है उसके अंदर मैं फंडामेंटल राइट्स पूरा करा दूंगी, और फंडामेंटल राइट्स होते ही फंडामेंटल राइट्स का पहले एक टेस्ट होगा। क्लियर है। फंडामेंटल राइट होते, हाँ, एमसीक्यू होगा, छोटे क्वेश्चंस दूंगी, 20-30 क्वेश्चंस दूंगी मैं, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं देने वाली, बट पूरे फंडामेंटल राइट्स का एक हमारे टेस्ट होगा। क्लियर है, ठीक है। और अगर एक भी इंफॉर्मेशन मिस करोगे या डाउट क्रिएट करोगे तो फिर क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, इसलिए बार बार रिवीजन कर लेना अभी।